बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस एक और एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। कि एक और मशहूर मकूला है नाज़रीन कि आमद आफ्ताब दलील आफ्ताब। इन दोनों का मतलब यह है कि जब इश्क अपनी इंतहा को पहुंच जाता है तो अपनी तर्जुमानी के लिए फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब कौम इश्क को सरमस्ती में डूब जाती है तो इस कैफियत को फिर किसी पब्लिसिटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप जो न्यूज़ चैनल्स हैं या अखबारात हैं उनको अरबों करोड़ों के इश्तिहारात दें और बड़ी बड़ी टीमें बनाएं सोशल मीडिया के लिए, ताकि जो आपका मौक़िफ़ है वो अवाम में बड़े पैमाने पर जाए, जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब पूरी कौम खुद ही एक जज्बे में, एक नज़रिए में डूब चुकी है और यकमुश्त हो चुकी है, तो अब उस सूरत हाल को आज खुद जिस तरह यूरेनियम अफजूदा हो जाती है तो एनरिच्ड यूरेनियम जिसे कहते हैं, तो वो एक एटमी ताकत बन जाती है और बिजली पैदा होती रही, आज खुद एक सिस्टम चल पड़ता है। तो ये सूरत हाल बन जाती है। और जो आमद आफ्ताब, तलुए आफ्ताब का मतलब यह है कि जब सूरज तलू हो जाता है, जब सूरज आ जाता है तो फिर उसे भी अपनी गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती कि जनाब सूरज तलू हो गया है। जिस तरह के जब पहली तारीख आती है तो हम ये नहीं कहते कि जी शमसी महीने की पहली तारीख आ जाए तो पता करें आज सूरज चढ़ा है कि नहीं चढ़ा। ऐसा कभी भी मामला नहीं हुआ। जिस तरह रूअत हलाल कमेटी बनती है कि जी पहली तारीख कल होनी है, आज रात को पता करें कि चांद चढ़ा है कि नहीं चढ़ा, फिर लोगों की गवाहियां मांगी जाती हैं, फिर पूरा प्रोसेस आपको पता ही है। लेकिन सूरज के हवाले से कभी किसी ने गवाही नहीं मांगी कि आज सूरज सुबह तलू हुआ है या नहीं हुआ। वो अपना तलू होने की दलील, अपने तलू होने की गवाही खुद ही होता है। इसलिए कहते हैं कि आमद आफ्ताब दलील आफ्ताब। तो यही सूरत इस वक्त नाज़रीन पीटीआई की बनी हुई है और पूरी कौम की बनी हुई है। और जो हज़ारों साल की तारीख है उसमें आपने देखा होगा कि ये जब पूरी कौम इसी तरह इश्क व सरमस्ती में डूब जाती है तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम भी नाज़रीन इश्क व मस्ती की कम व बेश ऐसी ही सूरत हाल से में आ गए हैं और बड़ी कोशिश कर करके देख ली है। जो हमारे ताकतवर हलके हैं, चूँकि तमाम ताकतवर हलके तो ये काम नहीं कर रहे, जो उस ताकतवर हलकों में चहीते हैं जो मीडिया इम्पोर्टेड सरकार के, जो साबका इम्पोर्टेड सरकार है और मौजूदा कठपुतली निगरान है, इनके जो चहीते हैं वो बड़ी कोशिश करके देख चुके हैं, लेकिन मामला उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। बल्कि अब सूरत हाल ये बन गई है कि खुद नून लीग वाले जिद हो गए हैं। और आज जो ताज़ा तरीन बयान आया है जावेद हाशमी का और राना सनाउल्लाह का, उसे पढ़कर आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब हालात उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहे। बल्कि जावेद हाशमी ने तो बहुत बड़ी मुखबरी कर दिया, कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। उनका आज के बयान ने तो बड़ी तबाही फेर दी, हर तरफ उसी का शोर और चर्चा है, सवाए जो नेशनल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि उसे तो अरबों रुपए लगे हुए हैं। जावेद हाशमी ने जो बयान दिया है, उन्होंने ये कहा है कि वो आने वाले दौर में जो 2024 के आम इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं उसमें ना नवाज शरीफ को वजीर आजम बनता हुआ देख रहे हैं और ना शहबाज शरीफ को। बड़ा जोरदार बयान आया है नाज़रीन जावेद हाशमी का, जो पीटीआई में नून लीग की तरफ से एक घुसपैठ थी और बड़े धरने का जब तारीखी मौका था तो उस वक्त उनसे बगावत करवाई गई थी ताकि उनका जो बुखार चढ़ रहा था कौम को उस वक्त तब्दीली का वो टूट जाए। बड़ा एक बहुत उन्होंने उस टाइम मीर जाफर वाला किरदार अदा किया था, मीर सादक वाला। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है। इमरान खान को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, खुद उसकी अपनी सियासत का भट्टा बैठ गया और उसको इस हद तक नज़रअंदाज किया गया कि आज वो ये बयान दे रहा है कि वो अगले आम इंतखाबात में ना नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं और ना शहबाज शरीफ को। और एक और इस अहम बयान की अहम वजह नाज़रीन ये है कि जो जावेद हाशमी हैं उन्हें ताकतवर हलकों के करीब समझा जाता है। जब ताकतवर हलकों ने कोई ऐसा बयान देना हो जिसकी वो जिम्मेदारी ना लेना चाहें तो जावेद हाशमी जैसे लोग उन्होंने रखे हुए हैं, फिर उनके जरिए बयान दिलवाया जाता है। तो इससे भी जो हमने पिछली वीडियोस में आपको कहा था कि वो सूरत हाल नहीं है जो बाकी चैनल्स और कुछ यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं। हालात बहुत ख़राब हैं नून लीग के लिए ख़ास तौर पर, और इसीलिए राना सनाउल्लाह ने बड़ी खौफनाक धमकी लगाई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर अब नफरत की सियासत की गई तो मुल्क का नुकसान होगा।
इनके नज़दीक नाजरीन नफरत की सियासत क्या है? नफरत की सियासत यह है कि अगर आप चोर को चोर कहते हैं, अगर आप डाकू को डाकू कहते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ को ज़ख़ीरा अंदोज़ कहते हैं, माफिया को माफिया कहते हैं और गॉड फादर को गॉड फादर कहते हैं, तो ये नफरत की सियासत है। और मुल्क के नुकसान से मुराद ये है कि ये फिर एस्टेब्लिशमेंट को धमका रहे हैं। इनके नज़दीक मुल्क एस्टेब्लिशमेंट है और सियासत और जमहूरियत ये खुद हैं। जो जैसे भी ये सियासत करें, करप्शन करें, लूट मार करें, ये जमहूरियत हैं। और जो मुल्क है वो इस्टेब्लिशमेंट है और उन्हें अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अब नफरत की सियासत की गई, यानी अगर अब भी PTI को आज़ादाना तौर पर आम इंतखाबात में हिस्सा लेने और अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी गई तो फिर मुल्क का यानी इस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो जाएगा। ये बिलवास्ता एक धमकी लगाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ मामला क्या हैं? वो ये हैं कि इमरान खान ने क्या नई हिकमत अमली बनाई है और खैबर पख्तूनख्वा और के गवर्नर और वजीर आला के लिए मुराद सईद, कामरान बंगश, शहरयार आफरीदी और अली अमीन गंडापुर जैसे नए सियासतदानों को शॉर्ट लिस्ट क्यों किया गया है? बड़ी अहम वीडियो है नाजरीन। बहुत से इसमें हमने बहुत से आपके लिए दिलचस्प मामला भी पेश किए हैं और बहुत सी तारीखी वाक़यात और हक़ाइक़ भी लेकर आए हैं। आरफाना कलाम भी है, उर्दू अदब भी है, बहुत एक्सक्लूसिव और आपके लिए ज़ोरदार ये वीडियो है। आपने इसको बड़ी दिलचस्पी से देखना है और इसके अंदर जो मफहूम है उसे भी समझना है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान को जो ताकतवर हल्के हैं पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी, जिनका हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता ये पैगाम दे दिया गया है कि आपने आइंदा के लिए जो तश्कील देनी है अपनी हुकूमत, उसमें वही लोग नहीं होने चाहिए जैसे कि पहले उस्मान बुज़दार था, परवेज़ खटक था, अलीम खान था और महमूद खान था, यानी जो पुराने पापी हैं उन्हें आप ना रखें। मुझे याद है नाज़रीन कि यहाँ एक जनूबी पंजाब में एक जलसा हुआ था पीपल्स पार्टी का, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने तनकीदी तकरीर करते हुए फप्ती कसी थी PTI पर। उन दिनों में 1.5 साल हुआ था PTI की हुकूमत को, तो उन्होंने सरायकी में कहा था कि ऐसे ही तब्दीली की ने घे नावे है कप्तान, उनके कने कारीगर तो सारे पुराने हन, यानी जो जहांगीर तरीन वगैरह जो पुराने पापी थे वही तो उनके मार थे, वही इंजीनियर थे, वही मिस्त्री थे, तो कारीगर वही थे, तो फिर नया पाकिस्तान कैसे बनना था। बड़ी हद तक उनकी बात सही थी और यही लोग फिर बाद में रुकावट भी बने। नाज़रीन, बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि जनाब आप जो खबरें देते हैं वो किसी और चैनल और किसी दूसरे अखबार या यूट्यूबर नहीं देता, तो जनाब उनके लिए हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि खबरें मौजूद होती हैं, कुछ लोग उन पर तवज्जो नहीं देते और ऐसे तायराना नज़र मारकर गुजर जाते हैं, और लेकिन कुछ लोगों का फिर पेट का मसला है, वो उनको नज़रअंदाज करते हैं उन खबरों को। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बैन सतूर मौजूद असल मैसेज होता है हर खबर के अंदर, उस तक हर बंदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि रिसर्च करें, इंटरनेशनल मामला को भी देखें, नेशनल को भी देखें और ग्रास रूट लेवल पर जो लोगों की राय है उनकी नब्ज़ पर भी हाथ रखें। एक और बड़ी वजह नाज़रीन अहम ये है कि जो पाकिस्तान की मुल्क की सियासत है, मुल्क की इक़्तिदार है, वो जो हमारी आलमी इस्टेब्लिशमेंट है, आलमी हमारी सरप्रस्त ममालिक हैं, जैसे अमेरिका है, जैसे सऊदी अरब है, चीन है और बहुत से ममालिक हैं, उनके मुशावरत से उनकी तरफ से NOC मिलने के बाद ही दिया जाता है। बाकी सारे काम को हमारी जो मुक़्तदर आला क़ुव्वतें हैं वो मैनेज करती हैं। तो इसलिए जब भी आपने अंदाज़ा लगाना हो कि क्या होने जा रहा है, तो आपको ये सारी मजमूई सूरत हाल को देखना पड़ता है और इस तनाजुर में आपको अंदाज़ा लगता है कि क्या होने जा रहा है। अब जो नून लीग वालों ने अचानक फिर दोबारा धमकियां देनी शुरू की हैं, और आपको पता है इस गालम गलोच ब्रिगेड का जो सबसे बड़ा सिपा सलार आला है वो राना सनाउल्लाह है, और उसकी तरफ से सबसे पहले धमकी दिलवाई गई है कि जनाब अगर आप भी नफरत की सियासत की गई तो मुल्क का नुकसान होगा, यानी किसको वो धमकी दे रहे हैं। इसी तरीके से जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अपनी जगह पर चीख रही है, और मौलाना की तो खैर आजकल बहुत ही हालात ख़राब है, उन्होंने इसलिए गज़ा जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो गज़ा अभी तक पहुँचे नहीं है। और ज़रा का ये कहना है कि ये भी वैसा ही ऐलान है, वैसा ही दौरा है जिस तरह नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से पहले 4 ममालिक के दौरे का ऐलान किया था, लेकिन फिर वहाँ पर वो ना जा सके चारों ममालिक में। नाज़रीन, फैसले चूँकि ऊपर होते हैं, आम इंतखाबात एक ड्रामा होते हैं, या उस वक्त तक
आज़ादाना आम इंतखाबात करवाने की इजाज़त नहीं दी जाती जब तक ऊपर से आर्डर ना आ जाए। इसलिए पिछले आम इंतखाबात कमों में जितने भी हुए हैं उसमें किसी न किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस रही है। तो इस तनाज़र में एक बड़ा मशहूर शेर है कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहे हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। यानी हमारी मुल्की सियासत की ये बड़ी बेहतरीन नक्काशी है नाजरीन कि जो भी ऊपर से आर्डर आता है आप तो करते तो वो हैं, हमसे बस एक फॉर्मेलिटी आप लोग पूरी करवाते हैं। आप पहले लिस्टें बना लेते हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं वो पहले उनको भेज देते हैं मुख्तलिफ जमातों में, और उसके अलावा जो पॉपुलर जमात होती है उसका रास्ता रोकते हैं, उसकी क़यादत को केसेस में उलझा देते हैं। लेकिन बार बार एक ही जो कहते हैं ना, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, अब चढ़ती सॉरी। तो ये फिर सूरत हाल इसलिए इस दफ़ा मुश्किल बनी हुई है कि ये 10-20% फ़र्क हो ना नाजरीन, फिर तो आप इसे मैनेज कर लेते हैं। जब फ़र्क ही एक तरफ 50-60-70% का फ़र्क ज़्यादा हो, एक तरफ 80-90% लोग हों, एक तरफ 10-15-20% लोग हों, वोटर्स हों, यानी तो आप उसे मैनेज फिर नहीं कर सकते, फिर 1971 हो जाता है। ये बात है जिसकी वजह से सारा मामला फंसा हुआ है। और नून लीग बार बार सुलह भी करती है एस्टेब्लिशमेंट से, फिर लड़ भी पड़ती है क्योंकि वो आज़ादाना इलेक्शन तो उसे कबूल नहीं है। तो नाजरीन इसी जो गज़ल के दो शेर और भी हैं, उनमें भी बहुत सी अहम चीज़ों की अक्कासी हो रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे नाम नहाद मौलाना हजरात हैं और जो हमारी हुकूमत और अवाम का सूरत हाल है, और ख़ास तौर पर जो नून लीग की सियासत है, अगले दो शेर उस हवाले से आपकी खिदमत में पेश हम करते हैं। कहा शायर ने कि शेख जो है मस्जिद में नंगा, शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैं खाने में, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी, मस्ती में इनाम किया। यानी पहला शेर था कि नाहक हम मजबूरों पर तोहमत है मुख्तारी की, जो चाहें सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैं खाने में, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी, मस्ती में इनाम किया। और जो पहला शेर बहुत मशहूर है नाज़रीन, वो ये था कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, आखिर इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। ये नाज़रीन आखिर इस बीमारी दिल ने, इनकी जो तमाम तदबीरें हैं वो उल्टी होने जा रही हैं, और इस बीमारी दिल ने इनका काम तमाम करना है। और इनकी जो बीमारी दिल है वो क्या है? वो है हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। यानी जो दोज़ख है ना नाज़रीन, ये क़यामत के रोज़ पुकारेगा कि जितने भी इसमें गुनाहगार डाल दिए जाएंगे, वो कहेगा हल मिन मजीद। वहाँ से आवाज़ आएगी, जिस तरह लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है कि और जो कुछ है वो भी लाओ, और लाओ, अभी भी मेरी भूख ख़त्म नहीं हुई, अभी भी मेरा पेट नहीं भरा, जो गुनाहगार हैं और मेरे लिए लेकर। उसे खौफनाक आवाज़ आएगी, और जो लोग जिनका हिसाब किताब हो रहा होगा वो काँप रहे होंगे कि ये क्या, और अभी और बहुत से लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो इसी तरह जो इनके पेट का दोज़ख है, ये जो हवस के पुजारी हैं, पैसे की हवस, इक़्तिदार की हवस, इसके खुद भी पुजारी हैं और ये भी चाहते हैं कि बस उनके लिए और आए और आए और आए। ये इनकी बीमारी दिल है। लेकिन इस बीमारी दिल ने इनका काम तमाम कर दिया है, क्योंकि जो दूसरी तरफ जो पहला शेर था कि शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैं खाने में, जब जुब्बा खरका कुर्ता टोपी, मस्ती में इनाम किया। नाज़रीन ये मुल्क, ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बना हुआ मुल्क, बेशक 25 करोड़ आवाम के लिए एक मस्जिद की तरह मोहतरम है। और इसमें अब ये सब लोग इस मस्जिद में ये नंगे होने वाले हैं 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात से पहले। और नाज़रीन ये इश्क व मस्ती में जब डूब जाते हैं अवाम, इनका अब ये मुकाबला करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। और ये नामुमकिन ही आप इसे कह सकते हैं कि जो इमरान खान की जुर्रत रिंदाना है ना नाज़रीन, उसकी वजह से ये सूरत हाल बनी है। क़याम पाकिस्तान से पहले ये जो कौम थी, ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायद आज़म की जुर्रत रिंदाना की वजह से इश्क व मस्ती में डूबी थी और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। और इस बार इमरान खान की जुर्रत रिंदाना की वजह से पूरी कौम अजीम सूफ़ी शायर बू अली शाह कलंदर के इस आरफाना कलाम
की मिसल इश्क व मस्ती में डूबी हुई है, ये भी हम आपके सामने आज पेश करते हैं। जो हमारा असल मौजू है, जो हमारे नई नस्ल के वज़राए आला आ रहे हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में भी इंशाअल्लाह और बलूचिस्तान में भी, इस हवाले से हम मज़ीद वीडियोज़ भी बनाएंगे। आज की वीडियो में सबसे ज़्यादा जो तफसील है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के हवाले से है। नाज़रीन, पहले हम बू अली शाह कलंदर की वो आरफाना कलाम पेश करते हैं। है तो फारसी में, साथ साथ उसका तर्जुमा भी देंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनके बस से मामलात बाहर क्यों हो गए हैं। ये आज की इस वीडियो का अहम मौजू है। जिस तरह लोग अभी तक शक में मुब्तला हैं और ये समझते हैं कि जनाब जिस तरह पहले ये खुद ही सारा कुछ करते थे, इस बार भी वैसा ही होगा, तो ये आप नोट कर लें कि हर बार ऐसा नहीं होता। कोई 10-20% वाक़यात ऐसे पेश आ जाते हैं कि जिस तरह 1947 को क़याम पाकिस्तान मुमकिन हो गया था, क्योंकि जो मुसलमानान हिंद हैं उन्होंने अंग्रेज़ की और हिंदुओं की और कुछ इस्लामी मुस्लिम जमातों की भरपूर कोशिश के बावजूद पाकिस्तान के हक़ में वोट दे दिया था। इसी तरह 1971 में भी लोगों ने अवाम पीपल्स पार्टी के हक़ में वोट दे दिया और उसके हक़ में वोट नहीं दिया जो दूसरी पुरानी सियासी जमातें चली आ रही थी। मुस्लिम लीग क़यूम थी, मुस्लिम लीग कन्वेंशन थी, इस तरह की जो जमातें थीं। तो इसी तरह की सूरत हाल एक बार फिर पैदा होने जा रही है। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि जब पूरी कौम इश्क व मस्ती में डूब जाती है तो उसकी क्या कैफियत होती है, और फिर वो ये नहीं देख रही होती कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो आरफाना कलाम है ये एक फ़र्द की इस कैफियत के बारे में भी है जिसे हम इश्क हकीकी कहते हैं, और एक कौम की या एक पूरे माशरे की इस कैफियत के बारे में भी है जिसे हम कह सकते हैं कि कौम को एक बुखार चढ़ गया है या पूरी कौम एक ख़ास असबियत का शिकार हो गई है। इब्न खल्दून ने कहा है कि वही कौम दुनिया में तरक्की करती है, वही कौम दुनिया में फतूहात हासिल करती है, वही कौम एक मजबूत मुमलकत की बुनियाद डालती है जिसमें कुछ ख़ास किस्म की असबियत मौजूद हो। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस असबियत का नाम आप इश्क व मस्ती भी रख सकते हैं अगर वो पॉजिटिव है, और अगर वो नेगेटिव है तो आप उसे नस्ल परस्ती कह सकते हैं। जिस तरह के बीजेपी में है जो तासुब, वो एक और किस्म का तासुब है, और एक तासुब वो था जो चीनियों में था, उन्होंने अपनी कौम को उठा दिया, इनकलाब ले आए। तो नाज़रीन, अब हम उस आरफाना कलाम की तरफ चलते हैं। फ़ारसी में इसलिए साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि जो भी उसका तर्जुमा भी आपकी खिदमत में पेश करते रहें। फरमाया आपने, मनम महवे ख़याल ऊ नमी जानम कुजा रफ्तम, मनम महवे ख़याल ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम, शुदम गर के विसाल ऊ नमी दानम कुजा रफ्तम, कि मैं उसके ख्याल में इतना महव हूँ कि नहीं जानता कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं उसके विसाल में इतना गरक हूँ कि नहीं जानता कहाँ जा रहा हूँ। गुलामे रूए उ बूदम असीरे बुए उ रूदम बूदम, गुलामे रूए उ बूदम असीरे बुए उ बूदम, गुबारे कुए उ बूदम नमी दानुम कजा रफ्तम। फरमाया कि उसके चेहरे अनवर का गुलाम हूँ और उसकी खुशबू का असीर हूँ, उसके कूचे की धूल हूँ, गर्दो गुबार हूँ उसकी गली का, और नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बेआमह आशना गश्तुम बेआमह आशना गश्तुम जे जानो दिल फिदा गश्तुम, फना गश्तम नमी दानुम कुजा रफ्तम। फरमाया कि उस चांद चेहरे का आशना होकर घूम रहा हूँ और जानो दिल फिदा किए हुए घूम रहा हूँ, अपने आप को फना किए हुए घूम रहा हूँ, खुद को फना करके घूम रहा हूँ और नहीं जानता कहाँ जा रहा हूँ। कलंदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सर मस्तम, दिल अंदर इश्क ऊ बस्तम नमी दानुम कुजा रफ्तम। नाज़रीन, जो लोग फ़ारसी शायरी पढ़ते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर दोस्त का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मानों के मजाजी मानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इश्क हकीकी के हवाले से जितना भी आरफाना कलाम आप देखेंगे तो वहाँ पर जो दोस्त का लफ्ज़ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से इस्तेमाल करते हैं जो हमारे सूफ़ी शोरा हैं। तो इसी में फिर वो फरमाते हैं बू अली कलंदर के, कलंदर बू अली हस्तम, मैं बू अली कलंदर हूँ, बना में दोस्त सरमस्तम, और दोस्त के नाम पर सरमस्त हूँ। दिल अंदर इश्क ऊ बस्तम, मेरे दिल में बस उसी का इश्क है।
नमी दानुम कुजा रफ्तम, और नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मनम ख्याले मनम महवे ख्याल ऊ, नमी दानुम कुजा रफ्तम, मैं उसके ख्याल में महव हूँ और नहीं जानता कहाँ जा रहा हूँ। नाज़रीन, जब कोई कौम इस हद तक इश्क और सरमस्ती में डूब जाती है तो फिर वो ये नहीं देखती कि वो कहाँ जा रही है, वो सिर्फ ये देखती है कि उसका कायद किस तरफ जा रहा है। जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो हर फरमान था लोगों के लिए वो हरफ आखिर हुआ करता था। आप इसकी मिसाल नाज़रीन एक बहरी जहाज़ के जो कप्तान है उसकी ले सकते हैं, या जो ट्रेन का ड्राइवर है। अब जब लोग ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ड्राइवर गाड़ी सही चला रहा है कि नहीं चला रहा, वो कहाँ पर ब्रेक लगाता है, कहाँ पर नहीं लगाता, किस स्टेशन पर रुकता है, उन्होंने अपना पूरा एतमाद उसके हवाले कर रखा था। जिस तरह कोई तैयारे पर आप सवार होते हैं तो आप ये नहीं देखते कि ये तैयारा सही उड़ा रहा है कि गलत उड़ा रहा है। जिस तरह आप बहरी जहाज़ पर सफ़र करते हैं तो आप ये नहीं चेक करते कि भाई ये किस तरफ लेके जा रहा है, तूफ़ान आया है तो इसने क्या फ़ैसला किया। तूफ़ान से फिर लड़ना कप्तान का काम होता है, फैसले करना, बाकी उन्हें उस पर अंधा एतमाद करना होता है। ये एक जो सियासी काफिला है उसकी, वो भी एक जहाज़ की तरह ही समझ लें आप उसे, एक ट्रेन की तरह। तो जिसका जो जितना अच्छा कप्तान होगा, जितना समझ लें कि मंझा हुआ वो खिलाड़ी होगा, जितना साहिब बसीरत वो होगा, तो वो कौम को मंजिल पर पहुंचा देगा। और अगर कोताह अंदेश होगा, ज़ाती मफादात का असीर होगा, तो वो हर फैसला अपनी ज़ाती सोच के तहत करेगा, इसलिए उनको गड्ढे में गिराएगा। फ़ारसी की बड़ी मशहूर नाज़रीन एक कहावत, इसका मतलब ये है कि अगर आप अंधे को अपना गाइड बनाएंगे, अपना कायद बनाएंगे, तो वो आपको गड्ढे में ले जाकर ही गिराएगा। तो इस वक्त हम जिस दलदल में, जिस गड्ढे में गिरे हुए हैं मुआशी बदहाली के और बदअमनी के, तो ये 40 साल से हमारे ये जो कप्तान थे, जो हमारे हुक्मरान थे, ये उन्हीं का किया धरा है। और अब हम ये चाहते हैं कि ये एक बार फिर आए और हमें ये दुरुस्त करके, भाई जो मुसलमान है वो तो एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता, आप चौथी पांचवी बार कौम को डसवाना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। और इसी हवाले से ये जो गुफ्तगू है आरफाना कलाम की, वो भी यही है कि जब आप इश्क सरमस्ती में डूब जाते हैं, जब आप अपना एतमाद और यकीन किसी एक शख्सियत पर कायम कर लें, या सबसे बड़ा एतमाद और यकीन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है, कि जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर एतमाद आ जाता है, यकीन कामिल पैदा हो जाता है, तो ये जो दुनियावी गुलामी की जंजीरें हैं वो आप तोड़ डालते हैं। ये सब खौफ और दहशत जो है, ये खौफ भी एक शिरक है। इस पर हम एक अलग नाज़रीन वीडियो बनाएंगे, उसकी हमने काफ़ी सारी रिसर्च करके रख लिया। अल्लामा इकबाल के इस हवाले से बहुत से अशार हैं, उनसे भी रहनुमाई लेंगे, वो भी फ़ारसी में है, वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आप उस वीडियो को भी इंजॉय करेंगे और उससे आपका जो यकीन कामिल है कि आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान किस तरह आगे बढ़ेगा, उठेगा और इनकी तमाम तदबीरें नाकाम हो जाएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो फिर आपका जो अज़्म और यकीन है वो मज़ीद मजबूत होगा। और आखिर में एक बार फिर कि कलदर बू अली हस्तम बना में दोस्त सरमस्तम, कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पे सरमस्त हूँ। तो ये कैफियत जिस दिन आप में तारी होगी, हम में तारी हो गई नाज़रीन, तो फिर हम इमरान खान का साथ इसलिए नहीं देंगे कि जनाब इमरान खान बड़ा अच्छा लीडर है और इसलिए हम उसके साथ हैं, नहीं। फिर आप इमरान खान का साथ इसलिए देंगे कि आप समझेंगे कि अल्लाह ने मुझे ये इस चीज़ का हुक्म दिया है कि मैंने जुल्म को जुल्म कहना है, गलत काम को गलत कहना है और घर में नहीं बैठे रहना। ये अल्लाह का हुक्म है नाज़रीन। ये इमरान खान का हुक्म तो हम टाल सकते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म हम नहीं टाल सकते। जब हम वो इश्क व मस्ती की और इश्क इलाही की कैफियत तारी हो जाएगी तो फिर हुकूमत इलाही कायम होगी। हुकूमत इलाही क्या है, इस पर भी एक वीडियो हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। पूरी एक नज़म है अल्लामा इकबाल की फ़ारसी की हुकूमत इलाही के हवाले से, उसका हम जब तर्जमा और तशरीह पेश करेंगे तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसलिए हम अक्सर अपने नाज़रीन से ये कहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, जो हमारी अगली वीडियो होगी उसके लिए जो लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर पाए उनको लिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो हमारा ये जो हैंडल है यूट्यूब चैनल का वो याद कर लें। बहुत आसान है, @NPUSA1 1 एक हिंसा लिखना है, एक और उससे पहले जो NPUSA ये जो हरूफ हैं वो लिखने हैं, @NPUSA1। तो आप जैसे ही लिखेंगे यूट्यूब सर्च में ये सामने आपका अपना ये चैनल आ जाया करेगा। नाज़रीन, चीन और सऊदी अरब के दोस्ताना दबाव
के बाद 8 फरवरी के जो आम इंतखाबात के इनेकाद का फैसला कर लिया गया है और कप्तान से ये कहा गया है कि वो अगले 10 वर्षों के लिए एक इनकलाबी टीम तैयार करें और इसमें अपने पार्टी के अहम तरीन रहनुमाओं से और मुखलिस रहनुमाओं से मशवरा लें। डीप इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यही पैगाम दिया गया है और जो बैरून मुल्क हमारे वही खा हैं, आप कह सकते हैं दोस्त ममालिक हैं, उन दोस्त ममालिक के हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं, जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं और उन्होंने बड़ा भाई कहने की लाज भी रखी है और हक भी अदा किया है। पिछली वीडियोज़ में हमने आपको तफसीलात बताई थी नाज़रीन कि उन्होंने कहा कि जब तक इमरान जेल में है मैं पाकिस्तान का दौरा करने नहीं आऊँगा। बड़ा उन्होंने नाज़रीन बहुत बड़ा फैसला किया है और इस तरह चीन की तरफ से भी जो दबाव आया है, पिछली वीडियो में हमने उसकी तफसील आपको बताई है और वो दबाव हमारे अपने फ़ायदे में ही है कि भाई आप अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाएं। चीन और सऊदी अरब की भी ना माने और अमेरिका की भी ना माने। जिस तरह मशहूर शेर है कि अल्लामा इकबाल का, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो हमें वो यही कहा जा रहा है और हमारे फ़ायदे की बात है। नाज़रीन, इसके बाद इमरान खान ने सलाह मशवरे किए हैं कि इस बार हमने कैसी टीम सामने लानी है और जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो और जो ताकतें पाकिस्तान के अंदर और बाहर हैं और जो नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को देख रही हैं, वो डीप इस्टेब्लिशमेंट में भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, हमारी अदलिया में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, फ़ौज में, हर जगह पर हैं। तो उनकी तरफ से भी इमरान खान से कहा गया है कि इस बार जब आपको हुकूमत मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने फिर उसमें वो जहांगीर तरीन, अलीम खान और क्या कहते हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, ऐसे लोटे लुटेरे आपने शामिल नहीं करने। आप मुखलिस लोग लेकर आएँ और बल्कि कोशिश करें कि नई को पौध लेकर आएँ, नौजवान खून लाएँ, ताकि जो अगले पूरे 10 साल का मामला बार बार डिस्कस में आ रहा है, हमारी वीडियोज़ में भी है, उसमें फिर पाकिस्तान एक दफ़ा खड़ा हो जाए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बका नाज़रीन दाव पर लगी हुई है। अमेरिका ने इंडिया को खित्ते का थानेदार बना दिया है और इंडिया की जो मईशत है वो मार्का कारगिल के बाद बहुत तेज़ी के साथ बड़े एक इंटरनेशनल गेम प्लान के तहत 80-90 करोड़ अरब डॉलर से वो 600 अरब डॉलर तक लेकर गए हैं। यही जो मगरबी ममालिक हैं उससे बड़े तरीके से। तो उसकी वजह यह है कि फ़र्क इतना ज़्यादा नाज़रीन पड़ जाएगा अगर अब भी हम नहीं खड़े होते और 10 साल का एक पीरियड नहीं बनाते खुद उठने के लिए, तो हमसे इंडिया इतना आगे निकल जाएगा, फिर हमें उसे चेस करना बहुत नामुमकिन हो जाएगा। रन रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक टीम 800-900 या 1000 स्कोर बना लेती है तो दूसरी टीम तो इतना दबाव में आ जाती है, फिर उसे 100 स्कोर भी तैयार नहीं बन सकता अगर 60-70-80 ओवर हो नाज़रीन। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी यही मुनासिब रास्ता था और अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस तरफ इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। अब सिर्फ इसकी अनाउंसमेंट नहीं हो रही, कुछ लाजमी बात है, जो आलमी मामलात होते हैं उसकी वजह से कुछ दबाव होता है। अचानक ये हमास वाली और इसराइल वाली जंग भी छिड़ गई है, जिसकी वजह से ये मामला मज़ीद तेज़ हो गया। फैसला करना पड़ा उन्हें कि चलो भी दो, अब इमरान खान के वो हुकूमत दो और आज़ादाना आम इंतखाबात कराओ, क्योंकि यूरोप को और अमेरिका को तो अपनी पड़ गई है। 2 बड़ी जंगें नाज़रीन उन्होंने लड़नी है, एक इसराइल में, एक यूक्रेन में। फिर वो हमारे लिए उनके पास कहाँ पैसा और टाइम होगा। तो इसलिए अब हमारा मुस्तकबिल हमारे अपने बुलाक के साथ वाबस्ता है। ईरान है, सऊदी अरब है, अमारात है, चीन है, रूस है, ये सारे जो दोस्त ममालिक हैं करीबी हमारे, इराक है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से मलाइशिया है। ये सारे मिलकर जब इकट्ठे चलेंगे तो इंशाअल्लाह मुल्क के हालात 10-5 सालों में बहुत बेहतर हो सकते हैं और इसी तरफ जा रहा है मुल्क। और इसी हवाले से कहा गया है कि इस बार 0 करप्शन रेट होना चाहिए। ऐसे लोग आएँ कि वो न सिर्फ बासलाहियत भी हों और ईमानदार भी हों। तो इस हवाले से इमरान खान नई टीम तैयार कर रहे हैं। जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनमें हम पहले भी नाम ले चुके हैं, एक बार फिर लेते हैं कि चीन है, सऊदी अरब है, अमारात है, ईरान, कतर, तुर्की, ये रूस भी शामिल हो गया अब तो इनमें, अफ़गानिस्तान भी। तो इन सब की तरफ से ये दबाव है, अलग अलग भी है और एक बुलाक की सूरत में भी है कि भाई आपका मुस्तकबिल हमारे साथ वाबस्ता है, हमारा आपके साथ है, आप हमारा चौराहा है, आप हमारा दरवाज़ा है, आप हमारी मंडी है, माशी मंडी भी हैं, आप सेंटर हैं सारी जो नया खेल खेला जाएगा। तो खुदारा आप जल्दी करें और ये बार बार अपने मामलात को इल्तवा में न डालें।
ट्रक की बत्ती के पीछे ना खुद लगे रहे ना हमें लगाएं। यहाँ तक तो नाज़रीन कह दिया गया है, ज़राए का ऐसा कहना है, अब क्या बचा है। तो यही हालत देखकर अब जावेद हाशमी ने कह दिया है, वो करीब है उन हलकों के। उसने कहा कि ना तो मैं नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनते हुए देख रहा हूँ, ना शहबाज शरीफ को। और दूसरा उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो इस्तकबाल हुआ है नवाज शरीफ का, वो अपने असरात नहीं छोड़ चुका। एक वक्ती असर उसने ज़रूर डाला, लेकिन जो तादेर असरात हैं इस इस्तकबाल के हवाले से बिल्कुल नहीं है और ना सामने आएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ने भी मायूसी का इजहार किया है। जी नाज़रीन, बड़ी खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कुछ बातें सेंसर हो गई हैं जावेद हाशमी के बयान की और कुछ शाया हुई हैं। आप देख लेंगे आज और कल वो अखबारात में चैनलों पर आएंगी। और उन्होंने मुख्तसर यही बात की है कि जनाब आपका ये सारा जो गुब्बारा था वो उसमें से हवा निकल गई है। नाज़रीन, जो नई इनकलाबी टीम बनाई जा रही है उसमें हमने आपको बता दिया है कि कैसे लोग नहीं होने चाहिए, तो फिर कैसे होने चाहिए। अब हम उस तरफ आते हैं कि पुरखलूस जो हमदर्द हैं उनसे भी इमरान खान के सलाह मशवरे जारी हैं। वकला के ज़रिए भी उन्होंने अपनी बहनों को भी बार बार बुलाया है। मोहतरमा बुशरा बीबी भी मुलाकात करके जा चुकी हैं। मुख्तलिफ रहनुमाओं का बिलवास्ता भी रब्ता हुआ है खान के साथ। और ज़राए का तो ये भी कहना है कि कुछ जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो रात के अंधेरे में उनके तर्जुमान मुसलसल आकर इमरान खान से उडियाला जेल में मुलाकातें कर रहे हैं। और उनकी उडियाला जेल मुंतकली का एक अहम राज ये भी था कि उनके साथ बहुत तफसीली सलाह मशवरे किए जाने थे इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हलकों से। ख़ास तौर पर जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनका भी अब तो नाम आना शुरू हो गया है। बहरहाल एक दिन ऐसा भी आएगा कि फिर आर्मी चीफ आसिम मुनीर का नाम भी आएगा कि जनाब अब उनके साथ भी खुफिया मुलाकात हो गई है। आप उस दिन का इंतज़ार करें और फिर आपको समझ आ जाएगी कि जो हम आपके लिए ख़बरें लेकर आते थे वो दुरुस्त ही थी। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कामरान बंगश, शहरयार आफरीदी, अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद जैसी जो शख्सियात हैं उनको शार्ट लिस्ट किया गया है। और पंजाब की वजारत आला के हवाले से मुनस इलाही, हमाद अजहर जैसे एनर्जेटिक और बासलाहियत रहनुमाओं के नामों पर गौर हो रहा है। और ये इन लोगों में क्या खसूसियत होनी चाहिए, क्या चीज़ देखी जा रही है। एक तो वो एनर्जेटिक हों और दूसरी खसूसियत वो यंग हों, यानी सियासी हवाले से कि 40-50, 35-40, 45 इस उम्र में हो, उम्र के इस हिस्से में हो। और दूसरा ये कि वो जज्बाती हों, मुखलिस किस्म के जज्बाती हों, एक फजूल किस्म के जज्बाती ना हों और बासलाहियत हों, पढ़े लिखे हों। और फिर जिस तरह उस्मान बुज़दार की तरह ढीले ढाले और बिल्कुल इस तरह के सादा मजाज भी, इतने भी सादा मजाज ना हो कि मुल्क का निज़ाम ही ना चला सकें। तो ऐसे लोग लाए जा रहे हैं कि जो तेज़ भी हों लेकिन मुखलिस भी हों, लेकिन करप्शन भी ना करते हों। उनमें सारी खसूसियात देखी जा रही हैं। और मुराद सईद का आपको पता ही है कि दीवाना और मस्ताना और परवाना है इस PTI का। तो उसका नाम सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला के लिए जो लिस्ट बनी है उसमें पहले नंबर पर है। हमारी तरफ से रूपोश मुराद सईद को मुबारकबाद हो। आप भी उन्हें मुबारकबाद ज़रूर दीजिएगा। और बाकी शख्सियात को भी कि जिनके नाम उन्होंने एज ए कवर कैंडिडेट 3-4 नाम हैं जो हमने अभी लिए हैं वो होंगे। और पंजाब में जो नाम है वो भी 6-7 नाम है नाज़रीन, वो हम अगली वीडियो में बयान करेंगे कि जो मुनस इलाही और हमाद अजहर के अलावा हैं। और इसके अलावा जो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ है उसमें सबसे पहले ज़राए का ये कहना है कि सबसे पहली लॉटरी जो है वो मुराद सईद की निकलने वाली है। और इमरान खान जो ही इंतखाबी मुहिम शुरू होगी वो पहले अपने जलसे में भी पहले जलसे में ही वो या ऐलान कर देंगे कि जी हमारा खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला का उम्मीदवार मुराद सईद होगा और पंजाब से मिसाल के तौर पर हमाद अजहर होगा या मुनस इलाही, जो भी जिसका भी वो नाम फाइनल करेंगे। फिर ये होगा कि मैं वजारत आला के लिए सिंध की फलां को नामजद करता हूँ। और इस तरह वो 3-4 लोगों के नामों की लिस्टें भी दे सकते हैं एक बंदे का नाम फाइनल करने की बजाय कि ये 5 लोग हमारे पंजाब के वज़ीर आला और गवर्नर के यहाँ से इनमें से लेंगे। इस तरह ये 4-5 लोगों में से हम खैबर पख्तूनख्वा के लेंगे वज़ीर आला और गवर्नर। इस तरह बलोचिस्तान और सिंध का भी वो नाम अनाउंस कर देंगे। और अपनी काबीना के हवाले से भी कि जनाब ये वफाकी काबीना जो होगी कि उसमें जो हम मेन वजारतें हैं इन 4-5 लोगों को देंगे। और अगले सदर मुमलकत के लिए एक स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट के लिए भी वो जो अपनी जमातें होंगी उनके साथ मुशावरत करके वो पहले अनाउंस करेंगे। और इन सब में एक चीज़ कदर मुश्तरक होगी जो तय किया गया है, वो ये है कि वो बासलाहियत लाजमी हो और दूसरे कि वो यंग भी हों। क्योंकि ये जो टीम बनेगी इसने 5 साल या 3 साल 2 साल इसने 10 साल रहना है।
ये बार बार नाज़रीन हम आपको कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं, दुनिया के हालात ऐसे नहीं हैं कि हम ये गैर मुस्तहकम सूरत ना ये सी पैक बन सकता है। चीन ने साफ कह दिया, उन्होंने कहा जी 5 साल वाली हुकूमत भी ये काम नहीं कर सकती, 10-15 साल के लिए आप एक मुस्तहकम सेटअप बनाएं और बासलाहियत लोग भी हों और करप्ट भी ना हो और वो किसी खास नज़रिए पर भी कायम हो, सिर्फ उनका मकसद अपना ज़ाती जेबें भरना ना हो, इस तरह के लोग लेकर आए तो फिर आप देखें पाकिस्तान कैसे खड़ा होता है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल बनी हुई है। जो पंजाब की वजारत आला के हवाले से और गवर्नरशिप के हवाले से 4 जो डिवीज़न हैं वहाँ से जो उम्मीदवार आ रहे हैं, एक टिप हम आपको जाते जाते दे देते हैं। लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, गुजरात डिवीज़न, ये डिवीज़न है जहाँ से कुछ लोगों के नामों पर गौर जारी है। सिंध बलूचिस्तान का भी अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे। और उस वक्त तक के लिए नाजरीन अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को आप इजाज़त दीजिए। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।